देखो जी, हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 जो है ना, वो हिस्ट्री को पूरा मिला जुला के लिख दिया गया है, तो उसको हम लोग न पढ़ के चैप्टर 2 से अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो क्लास 6 में पढ़ के आए थे उसी को इसमें रिवाइज कराए, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और पूरा जब हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो वो हम लोग को डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो उसको हम लोग पढ़ के हिस्ट्री को चैप्टर 2 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 है हमारा हिस्ट्री का, जिसको हम लोग पहला चैप्टर मान के पढ़े हैं, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिश द पावर। कंपनी यहाँ पर आएगा, ब्रिटिश कंपनी ने अपना पावर कैसे इस्टेब्लिश किया, ये हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। पहले ना समझते हैं हिस्ट्री किसे कहते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री यानी इतिहास किसे कहते हैं। तो बीत गया समय, जो समय बीत गया है उसमें जो इंसिडेंट है, जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, सभी इंसिडेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है जिनका हमारे आज के लाइफ पर भरपूर प्रभाव पड़ा है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करना, स्टडी करना क्या कहलाता है, इतिहास यानी हिस्ट्री कहलाता है। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ऑफ आवर पास्ट विच मेक एन इम्पैक्ट ऑन आवर प्रेजेंट टाइम। जो हमारे प्रेजेंट टाइम पर जिसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, उसी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। Who is the father of the history? तो याद रखना, हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। बात में रहा है, ये हम लोग का हिस्ट्री का चैप्टर से जो पढ़ते हैं वहां से स्टार्ट हुआ। और हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं कहाँ से, चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग पढ़ना है फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर का खत्म होना। मुगल एम्पायर समाप्त होती है और उसके जगह पर एक नई पावर क्या होती है, उभर के आती है। हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश पावर। क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश पावर। ब्रिटिश पावर स्टार्टिंग में जब आई थी, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड, स्टार्टिंग में वो लोग हमारे ऊपर राज करने के लिए नहीं आते, हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं आते। वो तो आए थे यहाँ पर अपना बिजनेस चालू करने के लिए। बाद में कैसे वो यहाँ पर पूरे भारत देश पर कैसे कब्जा करते हैं, कैसे हम लोग गुलाम बनाते हैं, यही हम लोग को पढ़ना है। पास में रहा है। तो खत्म कौन होगा यहाँ पर, किसका डिक्लिनेशन होगा, तो मुगल एम्परर का डिक्लिनेशन होगा। और कौन आएगा यहाँ पर, ब्रिटिश सरकार यहाँ पे उभर के एक नई शक्ति के रूप में उभर के आएगी। वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ में आया, पूरे चैप्टर क्या पढ़ना है, इसी को हम लोग डिटेल में जाएंगे, कैसे क्या घटनाएं होती हैं, कैसे ब्रिटिश पावर हमारे पूरे भारत देश पर शासन करती है, कैसे वो कब्जा जमा लेती है, यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हम लोग कहाँ से, कि कैसे पहले मुगल साम्राज्य का अंत हुआ, कैसे मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। तो मुगल साम्राज्य, मुगल सरकार, जो मुगल साम्राज्य था उसका पहला शासक था बाबर। क्या था, बाबर। उसका अंतिम शासक, उसका अंतिम शासक नहीं, जो पावरफुल शासक थे, जो पावरफुल ताकतवर शासक थे, उसमें से जो अंतिम शासक था उसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था, औरंगजेब। तो क्या बताओगे, औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल एम्परर ऑफ द मुगल रूलर्स। मुगल शासकों में से जो मजबूत यानी पावरफुल शासकों में जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम था, औरंगजेब। क्या नाम था, औरंगजेब। जो 1707 में उसकी मृत्यु, कब मृत्यु हो गई, 1707 में जब वो डेथ हो गई, उसकी जब डेथ हो गई, उसके बाद से नया एक कंपनी, नए पावर उभर के आती, इसका नाम है ब्रिटिश पावर। ये समझो ध्यान से। तो क्या बताओगे, औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल एम्परर ऑफ द मुगल रूलर्स। तो मुगल रूलर्स में जो पावरफुल रूलर थे उनका अंतिम शासक कौन था, औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब, जिसकी मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। किसी को दिक्कत, अब आते हैं। ही इस्टेब्लिश्ड, उसने इस्टेब्लिश किया था कंट्रोल ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। वह भारत के लगभग सभी ज्यादातर हिस्सों पर उसका क्या था, अपना कब्जा था। उसने अपना कंट्रोल बना के रखा था, उस पर अपना क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। कौन, औरंगजेब। बात समझ रहा है, इतना समझने में किसी को दिक्कत, ये फटाफट लिख लो, आगे बहुत ज्यादा पढ़ना है हम लोग को, जल्दी जल्दी करना एकदम। चलो, कितना समझ में आ चुका था, अब लोग आगे समझते हैं। देखो अब आगे क्या होता है, इन द 1707 इन पूरे भारत पर लगभग किसका कब्जा था, औरंगजेब का। तो 1707 में जब उसकी डेथ हो गई, भाई सभी पावरफुल में से एक पावरफुल जो मुगल रूलर था इसका नाम था औरंगजेब। तो 1707 में जब उसकी मृत्यु हो गई, तो जो छोटे मोटे जो पावरफुल थे, अपने आप को थोड़े से बलशाली थे, वो क्या हो गया, समझे कि राजा तो मर गया, मेन पावरफुल शासक मर गया, तो अपने आप को क्या मान लिए, राजा मान लिए। क्या मान लिए, राजा मान लिए।
और औरंगजेब ने जिन जिन राज्यों को अपने कंट्रोल में किया था उनसे क्या कर लिया, खुद को अलग कर लिए, क्या कर लिया, अपना अपना राजा मान लिए, क्या बना लिए, राजा मान लिए। तो अब औरंगजेब कहाँ से शासन करता था, दिल्ली से। कहाँ से शासन करता था, दिल्ली से। मान लेते हैं, समझो जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम शासन कर रहे हैं, हम शासन कर रहे हैं, तो इस बेंच पर मेरा शासन, उस पर भी, उस पर भी, उस पर भी, इस पर भी, इस सब पे मेरा क्या है, कंट्रोल है। अब हम नहीं रहेंगे तो ये अपना अलग कंट्रोल करेगी, ये मेरा बेंच है, वो अलग कंट्रोल करेगा, मेरा बेंच है, वो अपना अलग कंट्रोल, ये सब लोग अपना अपना क्या करेंगे, अलग अलग कंट्रोल। क्या यहाँ से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, नहीं। तो क्या अब ये जगह पावरफुल है, नहीं। तो उसी तरह आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन 1707 जो अपने आप की तरह से पावरफुल थे, जो मुगल के ही जमींदार थे, मुगल के ही क्या थे, जमींदार थे, और गवर्नर थे, और कुछ अलग अलग जमींदार थे, जो बिग, जब बड़े बड़े जमींदार, मतलब जिनके पास ज्यादा अमाउंट में क्या जमीन है, उनका जमीन है, ये लोग क्या कर गए, एक नई शक्ति ग्रुप में उभर गए। कहे कि अब राजा तो है ही नहीं, अब हम क्या है, यहाँ के राजा है। छोटा छोटा अपना टुकड़ी बना बना क्या बन गए, राजा बन गए। इतनी छोटी से मेरा टुकड़ी, यहाँ के हम राजा, इतनी छोटी से मेरा टुकड़ी, यहाँ के हम राजा, ऐसे करके खुद क्या मान लिए, राजा मान लिए। लेकिन औरंगजेब क्या कहता, सबके ऊपर कंट्रोल किया था। अब अपना अलग राजा मान ले, तो इस सबसे अपना राजा बने थे और दूसरे को मारते थे, तो अपना राजा बन के दूसरे कब्जा करने, उससे लड़ाई करते थे। यही कारण रहा, क्या हुआ, तो ये सब छोटी मोटी शक्तियां थी। कैसी शक्तियां थी, छोटी मोटी शक्तियां थी, जिनका बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए दिल्ली अब बहुत ज्यादा ऐसा फंक्शन नहीं कर पाया कि ये अब क्या है, पावर है, दिल्ली क्या है, पावर है। सो दैट द दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज द इफेक्टिव सेंटर। अब दिल्ली उतना मजबूत शासन का केंद्र नहीं रहा गया, नहीं रहा गया। इन सब के बाद द न्यू पावर इमर्ज ऑन द पॉलिटिकल होरिजन। तो हमारे राजनीतिक होरिजन पर एक नई शक्ति उभर के आई, जिसका नाम है ब्रिटिश पावर। बट द क्वेश्चन इज हाउ, द क्वेश्चन इज हाउ, कैसे यह शक्ति उभर के आती है, कैसे यह छोटी सी कंपनी आई हुई कंपनी जो भारत बस केवल क्या करने आए थे, बिजनेस, व्यापार करने आए थे, कैसे पूरे भारत देश पर अपना एक कब्जा जमा कर लेते हैं, यही हम लोग इस पाठ में पढ़ना है। बात समझ आ रहा है, कैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलो ध्यान दो, इमर्जिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर कैसे इमर्ज होती है, ये हम लोग पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कहाँ पर आती है, ईस्ट में, इंडिया में आती है। देखो इसका नाम है पड़ा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश की, ब्रिटिश है, ब्रिटिश कहाँ पे, इंग्लैंड में, जो कहाँ पर है, वेस्ट कंट्री है, क्या कहलाएगा, वेस्ट कंट्री। यह जो कंपनी, वेस्ट क्या लगभग वैसे हमारा जाता है GMT, तो वही होता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर आती है, ईस्ट में आती है। इंडिया में कहाँ पर आती है, ईस्ट में, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ब्रिटिश की है, जो कहाँ की है, ईस्ट इंडिया की कंपनी है। ब्रिटिश सरकार के, ये कहाँ पर, ब्रिटिश लोग कहाँ गए हैं, ईस्ट इंडिया में गए, और यहाँ पर कंपनी में क्या करा है इसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम पड़ गया, अब समझ गए। तो ये कहाँ पर आती है, इंडिया में आती है, क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, तो क्या बताओगे, इन 1606 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर। वह क्या लेती है, एक चार्टर, चार्टर मतलब फरमान। जैसे इस तरह चिट्ठी है, जैसे तुम लोग का स्कूल में आता है नोटिस, तो नोटिस नहीं आता है, उसी तरह वो नोटिस लेती है वहाँ से। कैसा लेती है, एक चार्टर लेती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर ऑफ द 1606 अक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द क्वीन, कहाँ से, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से। किससे, एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर लेती है। क्या लेती है, एक चार्टर, वहां से वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ले लेती है, जिसमें यह ग्रांटिंग किया था। ग्रांट मतलब अनुमति दी जाती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार है, एकाधिकार है। क्या है, एकाधिकार है कि वह ईस्ट में जाके क्या कर सकती है, अपना ट्रेड यानी व्यापार कर सकती है। बात समझ आया, क्या बताओगे, इन द ईयर ऑफ द 1606 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द Queen Elizabeth I that granting the sole right to trade with the East, जिससे उसको एकाधिकार मिल जाता है कि वह क्या कर सकती है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी में क्या करती है, शासन व्यापार कर सकती है।
चार्टर का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखो चार्टर मतलब फरमान, चार्टर मतलब क्या होता है, एक तरह से एक नोटिस है। क्या है? नोटिस है। तो चार्टर दिस इज एज अ गारंटी कार्ड, एक ऐसा एक गारंटी कार्ड टाइप का है जो यह परमिशन दे रहा है, क्या करता है, हाँ, कार्ड विच मिंट, जिसका यह मतलब है दैट नो अदर ट्रेडिंग कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो गई है, इनके अलावा और कोई भी कंपनी, इनके अलावा और कोई भी कंपनी इंग्लैंड से भारत में व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी। चार्टर मतलब समझाया? चार्टर एक गारंटी कार्ड है जिसका यह मतलब है कि इंग्लैंड से अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी दूसरी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आएगी। इकलौती कंपनी कौन सी है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आएगी। किधर से? इंग्लैंड से। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट चार्टर दैट ग्रांटेड बाय द एलिजाबेथ वन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आप आगे सुनिए, ठीक है। इंग्लैंड गुड नॉट, ऐसा क्यों है वो हम लोग आगे देखेंगे। ये प्रोसेस में कैसे आ रही है? तो चार्टर मिल गया कहाँ से? इंग्लैंड से। कौन दिया? एलिजाबेथ वन। कौन से ईयर में? 1606। जो मेन वर्ड है, टॉपिक है, जो पॉइंट्स उनको हाईलाइट करते चलोगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। बस हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे नाम पड़ा? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट में आई है, क्या करने का? कंपनी खोली है, तो पड़ेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बात हमारा है, ये लिख लो फटाफट एकदम।